सीधे रुख करते हैं विधानसभा का, जहां इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही जारी है। और रास्ता फिर भी इन खेतों में नहीं जाता है। वो रास्ता तो दूसरे गांव का है, ये लगता ही नहीं है। शनिवार को करीब करीब 300 किसान जिनकी जमीन वहां लगती है, इस रेलवे लाइन पर मेरे साथ मौका देखने के लिए खड़े थे। मैं भी वहां था। स्पीकर सर, ये पहले भी लगभग 1 वर्ष पहले इसका एस्टीमेट डीसी साहब द्वारा भी बनाया गया था, ऊपर अधिकारियों को भेजा गया, परंतु आज तक इसका कोई हल नहीं है। मान लिया किसी किसान की जमीन 2 एकड़ है और वो 2 एकड़ लाइन से परली तरफ है, उसमें उसने पशुओं के लिए चारा भी उगाना है, और जब वो लेकर आता है तो रेलवे लाइन से करीब करीब 5 फुट उसको ऊपर चढ़ना पड़ता है, और रास्ता फिर भी नहीं है। अब गेहूं की कटाई का समय आ गया, कैसे तो कंपेन जाए, कैसे वारी पर जाए, क्या हो। तो मेरा ये पूछना है स्पीकर सर, आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से मेरा पूछना है, अनुरोध है कि आप इनका जो किसान है इनकी समस्या का हल आप करोगे या नहीं करोगे, या कोई अंडरपास बनाओगे या रेलवे फाटक लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 7-8 मिनट में सवाल पूछा। 8 मिनट का सवाल है तो जवाब के लिए तो आधा घंटा चाहिए ना। पीड़ा किसानों की है और 400 एकड़ जमीन लगती है। मैं श्योर करता हूं कि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास जो आपको चाहिए उसको जल्द हम टेकअप करके बनवाने का काम। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। एक मिनट जरा बैठ जाइए। कुंडू जी बैठ जाओ। कुंडू जी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। कुंडू जी बैठ जाइए। बिना ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ना कोई सुझाव नहीं है, बिना पूछे कोई सुझाव नहीं। अंडरपास भी ऊपर बना करता है कदे, अंडरपास तो नीचे ही बनेगा। अंडरपास कह रहे ऊपर बना दो। माननीय बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, आप प्लीज सभी आज मेरी तरफ से हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में रात्रि भोज शाम 8 बजे सादर आमंत्रित है। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करना है कि कुंडू जी प्लीज। बलराज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल अभिभाषण में पैरा नंबर 72 की 8वीं पंक्ति में डीसी रेट लिखा हुआ है, जिसकी जगह निगम वेज रेट पढ़ा हुआ समझा जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण 14 एवं 15 मार्च 2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक ने भी मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वे आज दिनांक 14 मार्च 2022 को विधानसभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। यह दिन लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को समर्पित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पुरातन काल से लोकतंत्र की जननी रहा है। हरियाणा की धरती से प्रकट हुए वैदिक साहित्य और उसके बाद के अनेक महाकाव्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। इसलिए आधुनिक काल में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली जो भी संस्था या संगठन अस्तित्व में आते हैं, भारत उनका खुले दिल से स्वागत करता है।
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की स्थापना वर्ष 1911 में हुई है। भारत की दृष्टि से यह अत्यंत आधुनिक संस्था है। भारत हमेशा प्राचीन मूल्यों के साथ साथ नूतन प्रयोगों का स्वागत करता रहा है। यही कारण है कि इस संगठन की स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। इतना ही नहीं, स्वाधीनता के बाद भारत की सक्रियता इस संगठन में और बढ़ गई है। संगठन की ओर से आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भारत जोरदार भूमिका निभाता रहा है। आज 54 देशों की सदस्यता के साथ यह संगठन काफी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। आज मनाए जा रहे राष्ट्रमंडल दिवस की थीम पूरे विश्व को साझा भविष्य प्रदान करना है। इसके तहत यह राष्ट्रमंडल परिवार जलवायु में आ रहे नकारात्मक परिवर्तन से लड़ने, सुशासन और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। विशेष बात यह है कि इन सब प्रयासों को सिरे चढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडलीय देशों के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया है। यह सब राष्ट्रमंडल के मूल उद्देश्यों के साथ ही मेल खाता है। राष्ट्रमंडल का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा गरीबी, अशिक्षा व बीमारी के उन्मूलन पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि हम सब सामूहिक प्रयासों से इन महान उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। इस अवसर पर मैं सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा की लाइब्रेरी के बाहर सभी माननीय सदस्यों की फोटो लगी हुई हैं, जिनमें से कुछ सदस्यों की फोटो साफ नहीं है। इसलिए 15 एवं 16 मार्च को हरियाणा विधानसभा के ओल्ड कमेटी रूम में फोटो खींची जाएगी। अतः मेरा सभी से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधा अनुसार फोटो खिंचवा लें। माननीय अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण, मुझे भारत भूषण बत्रा विधायक तथा 6 अन्य विधायकों सर्वश्री श्रीमती आफ्ताब अहमद, गिफ्ताद भुक्कल, सुरेंद्र पवार, जगबीर सिंह मलिक, बिशन लाल जी एवं रेणु बाला से स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 में परिवर्तन करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना जिला भिवानी में अवैध खनन के बारे में है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक जी भी सप्लीमेंट्री पूछ सकती हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 जो कि श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़े। ऑनरेबल स्पीकर सर, डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती
तो हादसा टल सकता था। खनन क्षेत्र के अंदर खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। एनजीटी की टीम ने जो लाइसेंसधारी पट्टाधारियों को अवैध खनन का दोषी पाया। सरकार ने इतना बड़ा हादसा होने पर सिर्फ लापरवाही का केस 304A का दर्ज किया, क्योंकि सरकार का संरक्षण खनन माफिया के पर है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए धारा 304 आईपीसी का दर्ज होना चाहिए था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डाडम अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए एक निगरानी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में और उसके साथ उच्च अधिकारी, जिसमें वो हमारे सरकार की पूर्व मुख्य सचिव भी सदस्य थे। इस निगरानी समिति ने 4 अक्टूबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर सर, 4 अक्टूबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स को दोषी पाया। लाइसेंसधारी मौके पर 109 मीटर से ज़्यादा खनन किया, जबकि बंद योजना, क्लोजर प्लान इसको कहते हैं, क्लोजर प्लान की योजना के मुताबिक सिर्फ 78 मीटर की स्वीकृति थी। इस बारे में भी निगरानी समिति के सामने दस्तावेज पेश नहीं हुए। वहाँ इसी प्रकार सदियों पुराना वहाँ पर बाबा मुंगिया मंदिर बना हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। मौके पर डाडम हिल रजवाया जो 1976-77 में बना था, लाइसेंसधारियों ने डाडम हिल रजवाओं को समाप्त कर दिया। वह उस जगह पर 200 और 250 फुट अंदर जाकर खनन किया गया। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स ने अपनी सुविधा के अनुसार भूमि जल स्तर के साथ भी छेड़छाड़ की। 4 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक एंड अवसंरचना विकास HICDC विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है। वहां पर माइनिंग नीति के अनुसार जल स्तर का धरातल सिर्फ 42 मीटर है। लीज क्षेत्र के ज़्यादा भागों पर कंपनी 200 मीटर से गहराई तक खनन कर रही है। सरकार का खनन माफिया के प्रति मिली भगत रही और सरकार व सरकारी अधिकारियों को खनन कंपनियों का संरक्षण रहा। लोगों की शिकायत को भी दरकिनार कर दिया गया। इस संदर्भ में कुछ तथ्यों का वर्णन करना जरूरी है। वर्ष 2013 के अंदर डाडम खान के लिए मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड KGSL, जिसको हम बाद में रेफर करेंगे, के संयुक्त उद्यम को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया। बड़ी अजंबे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ में बिड बनी और डेड रेंट जिसको भी कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2015 में अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन और सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP 19,196/2107 का एक निर्णय 8/10/2017 को आया, जिसमें सरकार की मेहरबानियों को कंपनी के हक में दर्शाया गया। स्पीकर सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फैसले में मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय ने आक्षेप किए और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरुद्ध सख्त टिप्पणी की। KGSL के 51% शेयर धारक थे। सभी नियमों की उल्लंघना करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुबंध सिर्फ मैसर सुंदर मार्केटिंग हक में स्थानांतरण करने की इजाजत दी। इस सब बातों का उपरोक्त SLP के फैसले 11/8/2017 में वर्णन है। आदरणीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश किया कि 28.75 करोड़ रुपए अग्रिम धन जमा कराया था, उसको भी जब्त कर लिया जाए। सुंदर मार्केटिंग और KGL को खनन की इजाजत 30/11/2017 तक मिले। सरकार मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स पर इतनी मेहरबान थी कि बिना अनुबंध के योजना समाप्त कर दी। उनसे क्लोजर प्लान कुछ नहीं लिया और उसको समाप्त कर दिया।
सुंदर मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी अवैध खनन की सभी हदें पार कर दी और कोई बंद करने की योजना नहीं बनाई। सुंदर मार्केटिंग व केजीएल को 2015 के अंदर 115 करोड़ प्रति वर्ष डेड रेंट, रॉयल्टी, डेड रेंट भी कहते हैं सर, डीड रेंट भी कहते हैं, रॉयल्टी भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं, हाँ, 10 साल के लिए दी गई थी और आखिरी साल में जो 224 करोड़ रुपया हो जानी थी, जबकि 2017 के अंदर फिर क्योंकि सुंदर मार्केटिंग चला गया, उसके बाद गोवर्धन आ गया और 2017 के अंदर आरक्षित मूल्य घटाकर सरकार ने उसी बिड का, उसी मनी का 92 करोड़ रुपया कर दिया, जो आखिरी साल में 197 करोड़ बनती है। इसी प्रकार सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। इस संदर्भ में सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा। इस सारे प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आईएएस की अध्यक्षता में जांच करने की एक कमेटी की घोषणा की। उससे पहले एसआईटी भी बनाई गई थी, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा खनन घोटाला है। इसमें सरकार के हजारों करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। सभी कामों को रोककर काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए और सदन में इसकी विस्तृत चर्चा की जाए। थैंक यू स्पीकर। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और विधायक जी ने बहुत लंबा चौड़ा एक 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और डाडन खान निर्णय 115 रुपये करोड़ की मैसर सुंदर माइनिंग एसेट के नाम से संबंधित का मामला है। और मैं इसे ज़्यादा विस्तार से मैं मोटा मोटा इसको बताता हूँ। 2013 में पहाड़ी के पत्थर के खनिजों की अनुमति लंबे समय से दी जाती रही है। थोड़ा सा माइक की तरफ हो जाइए, इधर माइक के। पहाड़ी क्षेत्र में खनन संबंधित माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 18/2004 के निर्देश दिए गए और जहां पौधारोपण अरावली अधीन विदेशी धनराशि सहायता राज्य वन 1990-1999 दौरान किया गया, कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्प्रतिबंध के पश्चात पत्थर के खनन के लिए क्षेत्र सीमित हो गया। उपरोक्त है कि प्रतिदिन उन सभी क्षेत्रों को लागू हो गया जहाँ पौधारोपण की वास्तविकता स्थिति को ध्यान में रखे बिना किया गया। परिणाम स्वरूप जिले की पहाड़ी क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में पत्थर खनन के लिए कम हुआ, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र प्रतिबंध अधीन आ गए। जिले के कुल पहाड़ अरावली रोपण के प्रतिबंध के अधीन के क्षेत्र में ब्यौरा इस प्रकार है कि भिवानी और चरखी-दादरी हेक्टेयर में 6415.5 और महेंद्रगढ़ में 18,831 और कुल हेक्टेयर 25,246। जो अरावली जो वन क्षेत्र है वो 14,094 है। तो सारा इसका विवरण इस प्रकार है। लघु खनन की शर्तों के अनुमति 2006 में लघु खनिज जैसे पत्थर के अन्य सामग्री प्रायः निर्धारित व कवर नहीं होती, इन जिलों में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 15/5/2009 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। 2010 में पर्यावरण अनुमति के बिना खनिजों का खनन नहीं किया जा सकेगा। दिनांक 18/10/2013 माननीय उच्चतम न्यायालय के कहा कि खनन पाठक और अनुमति प्राप्त करेगा। इन संदर्भ में 2013 नीलामी करने के लिए 2010 से आगे तक के राज्य अधिकांश भागों में खनन बंद रहा था। पर्यावरणीय अनुमति तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद 2015 खनन कार्य शुरू हो गया। राज्य राजस्व क्षमता के आधार पर पत्थरों खानों की निर्नामी करता है। ठेकेदार खनन के लिए राज्य क्षमता में किसी क्षेत्र खनिज निकासी करता है और अधीन खान और पत्थरों के वैज्ञानिक खनन नियमों के
और विनिमय की अधिक जानकारी के बिना स्थानीय व्यक्ति द्वारा खनन किया जाता था। पहले तो आम आदमी उससे करते। अगस्त 2012 में निर्णय लिया गया कि विस्फोटक के प्रयोग में अपेक्षा वाले पत्थर खनन पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसी नीलामी के द्वारा खनन पट्टों पर जोर दिया गया। पिछले ट्रैक और रिकॉर्ड के आधार पर संपूर्ण देश से पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसियां और खनन योग्यता स्टाफ मशीनरी के रूप में चुने गए उनके विभागों को विस्तृत नीलामी के शुरू की। 33 आवकों में से 21 फर्में जिनमें आवेदन किया गया पूर्व क्वालिफाइड खनन एजेंसियों के रूप में चुनी गई। 28/10/2013 को विभिन्न विवादों को निपटाए 12 पत्थर खान पूर्व हर खनन एजेंसी नीलामी के रूप में खनन पट्टा देने के लिए 2013 में भिवानी, चरखी दादरी, डाडन, महेंद्र की नीलामी की गई। मैसर KJSL सुंदर JV का पट्टा, जहां की विधायक जी बात कर रहे हैं, मैं आज चालू करूंगा। 30/12/2013 में नीलामी मैसर KJSL सुंदर JV हर खनन एजेंसी गांव डाडम, तहसील तोसाम, जिला भिवानी 55.50 हेक्टेयर क्षेत्र पत्थर सहित लघु खनिजों और खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए 6 करोड़ 25 करोड़ में प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि जो उसके रखा था उसका 6 करोड़ 25 लाख रुपए का, उसके जो बोली हुई 1 करोड़ 15 लाख के प्रतिशत उच्चतम बोली दी गई। उच्चतम बोली की स्वीकृति की गई और LOI दिनांक 2014 में उसके पक्ष में जारी कर दी गई। संयुक्त उद्यम और मैसर KJSL सुंदर JV मैसर कमरजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड 51%, मैसर सुंदर एंड मार्केटिंग एसोसिएशन 49%,